I have discussed about the features related to ribose and deoxyribose sugar, nitrogenous base, phosphoric acid, the features related to nucleoside and nucleotide, and I also discussed about the features related to polynucleotide. And polynucleotide is also termed as the nucleic acid. So in this video, I will discuss about the remaining feature of the polynucleotides or the nucleic acids. Now see, in nature you will get the two different forms of the polynucleotide or the nucleic acid. One form of the nucleic acid is termed as the DNA molecule, and the second form of the nucleic acid is the RNA molecule. The DNA molecule present in any organism always acts as a genetic material, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर ही अपना रोल प्ले करता है, बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर भी रोल प्ले करता है एंड नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पर भी रोल प्ले करता है। इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म्स लाइक विरोइड्स एंड आरएनए वायरसेज, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर रोल प्ले करता है, बट इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पर रोल प्ले करता है, एंड नॉन जेनेटिक आरएनए को भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो अंडर द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग को भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो अंडर शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, जिसे मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ सी द कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में नेट चार्ज का कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को शो किया हूँ एंड दिस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन को शो कर रहा है, और मैं इस सिंगल स्टैंडर्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एक्वस कंडीशंस में प्लेस किया हूँ जिसका pH 7 है। अगर इस सिचुएशन में आप इस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के केस में नेट चार्ज कैलकुलेट करते हो तो सबसे पहले हमें इस बात को कंसीडर करना होगा कि इन केस ऑफ द ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फिजियोलॉजिकल pH पर, इट मीन्स pH 7 पर चार्ज कंडीशंस कौन सा कंपोनेंट शो करता है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में डिस्क्राइब किया था इन द प्रीवियस वीडियो, एट pH 7 नाइट्रोजनस बेस पर कोई चार्ज नहीं होता। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। जब आप चार्ज के प्रेजेंस को शो करते हो तो आप फॉस्फेट जो ग्रुप है वहां आप शो करते हो। अब मैं यहाँ एक फॉस्फेट 5 प्राइम कार्बन के साथ लिंक्ड शो कर रहा हूँ, और ये 5 प्राइम कार्बन से लिंक्ड फॉस्फेट के पास यहाँ मैं दो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूँ, -2 चार्ज में शो कर रहा हूँ, क्योंकि फिजियोलॉजिकल pH पर एक्वस कंडीशन में यहाँ डीप्रोटोनेटेड कंडीशन होगा और नेट -2 नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉस्फेट आप नेगेटिव चार्ज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के केस में भी शो करते हो, क्योंकि अगर मैं इन दो न्यूक्लियोटाइड्स को कोवलेंटली अगर लिंक करता हूँ तो उस कोवलेंट बॉन्ड को आप कंसीडर करोगे एज ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ जो फॉस्फेट प्रेजेंट है इस फॉस्फेट पर भी एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर मैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में अगर किसी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कंसीडर करूंगा तो उस पर -1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। जितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे सब पर -1 नेगेटिव चार्ज होगा। 3 प्राइम कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर आप कोई चार्ज शो नहीं करते, तो चार्ज यहाँ 5 प्राइम कार्बन के साथ अटैच्ड फॉस्फेट के केस में आप कंसीडर करते हो, और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है आप उसे कंसीडर करते हो। तो इसके आधार पर किसी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में आप टोटल चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जैसे मैं अगर यहाँ फर्स्ट अगर न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करता हूँ, बिकॉज 5 प्राइम एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा आप उसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के तौर पर कंसीडर करोगे। तो इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है जिस पर -2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियोटाइड
बाकी जितने भी आप न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हो उनमें से किसी भी न्यूक्लियोटाइड के केस में आप नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस को शो नहीं करते हो, बट इन दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वहां आप -1 नेगेटिव चार्ज शो करें। जितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं उन सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पर आप -1 नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस को शो करते हो। तो अगर मैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर को काउंट कर लूं तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और हर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में आप -1 नेगेटिव चार्ज शो करते हो। तो यहाँ टोटल -8 नेगेटिव चार्ज आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के केस में शो कर रहे हो और -2 नेगेटिव चार्ज 5 प्राइम कार्बन के साथ जो फॉस्फेट अटैच्ड है आप वहां शो करते हो। तो टोटल यहाँ चार्ज का वैल्यू आप शो करते हो माइनस। तो इस तरह से आप किसी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में आप टोटल चार्ज के कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जिसका pH 7 है, इट मीन्स कि फिजियोलॉजिकल pH के इक्वल है, तो उस कंडीशन में जितने भी नाइट्रोजनस बेस होंगे वहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में कोई चार्ज नहीं होगा। 5 प्राइम कार्बन के साथ जो फॉस्फेट अटैच्ड होगा उस पर -2 नेगेटिव चार्ज होगा और बाकी जितने भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पर -1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो अगर आप टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काउंट करते हो तो फिर इस कंडीशन में आप टोटल चार्ज के कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। देखो, मैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के केस में टोटल चार्ज के कैलकुलेशन को शो किया था। अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इन केस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड या ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड टोटल चार्ज और चार्ज डेंसिटी में क्या डिफरेंसेस है। तो नाउ सी द डिफरेंसेस बिटवीन द चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी। देखो, मैं यहाँ 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को शो किया हूँ। दिस इज द 1 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकेंड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। मैं यहाँ इन दोनों को सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में शो किया हूँ। आप डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को भी कंसिडर कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ सिंपलिसिटी के लिए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म को शो किया हूँ। इन दोनों कंडीशंस में अगर मैं नेट चार्ज को कैलकुलेट करूँ तो एट pH 7 इन एक्वस कंडीशन यहाँ चार्ज का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है उस केस में मैं यहाँ नेट चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ -9। उसके लिए आप नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को आप काउंट करो तो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और 2 नेगेटिव चार्ज 5 प्राइम कार्बन के साथ अटैच फॉस्फेट के केस में आप शो करते हो। तो टोटल यहाँ -9 नेगेटिव चार्ज के वैल्यू को आप कंसिडर करोगे। In case of the second oligonucleotide, we can also calculate the total charge. तो सेकेंड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के केस में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर मैं काउंट करता हूँ तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में हमें पता चलेगा और नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के आधार पर हम टोटल चार्ज बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर 16 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में 15 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है और 15 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब हुआ कि 15 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट और 5 प्राइम एंड से जो फॉस्फेट अटैच्ड है उस फॉस्फेट पर -2 नेगेटिव चार्ज। तो -2 नेगेटिव चार्ज आप 5 प्राइम फॉस्फेट के केस में शो कर रहे हो और -15 नेगेटिव चार्ज आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के केस में शो कर रहे हो। तो टोटल चार्ज का वैल्यू आप यहां शो करोगे -17। तो इस तरह से आप ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के केस में इजीली टोटल चार्ज के वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो और नेट चार्ज आप नेगेटिव शो करोगे और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रेजेंट हैं।
देखो, टोटल चार्ज का वैल्यू और चार्ज डेंसिटी के वैल्यूज में फर्क होता है। चार्ज डेंसिटी को आप डिस्क्राइब करते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मैं यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल को कंसिडर किया हूँ, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी को आप डिस्क्राइब करोगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो, मैं यहाँ 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के केस में यूनिट लेंथ को कंसिडर कर रहा हूँ, और यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में 5 कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये 5 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, इसे मैं यूनिट लेंथ के तौर पर अगर कंसिडर करूँ, तो in case of the oligonucleotide first, this is the 5 nucleotide sequence. Similarly, in the case of the oligonucleotide second, this is the 5 nucleotide sequence, जिसे मैं यूनिट लेंथ के तौर पर कंसिडर कर रहा हूं। अगर मैं इन दोनों केसेस में नेट चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करूं, तो यहां टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, तो मैं यहां 1 2 3 4 एंड 5 न्यूक्लियोटाइड्स को सेलेक्ट किया। तो 5 न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हुआ 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के केस में 4 आप नेगेटिव चार्ज शो करोगे। तो अगर मैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सेकेंड को कंसिडर कर रहा हूं, तो इसके यूनिट लेंथ में अगर 5 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, तो उस 5 न्यूक्लियोटाइड्स के केस में 4 नेगेटिव चार्ज मैं शो कर रहा हूं। सिमिलरली, अगर मैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड 1 को अगर कंसिडर करता हूं, और इस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड 1 के केस में 5 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को अगर मैं यूनिट लेंथ के तौर पर कंसिडर कर रहा हूं, तो यहां भी 5 न्यूक्लियोटाइड्स के प्रेजेंट होने के कारण आप 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को शो कर रहे हो, एंड 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब हुआ 4 नेगेटिव चार्ज यहां भी प्रेजेंट। चार्ज पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू आप 1 के केस में शो कर रहे हो, वही वैल्यू आप 2 के केस में शो कर रहे हो, जबकि 1 के केस में टोटल चार्ज का वैल्यू -9 है, और 2 के केस में टोटल चार्ज का वैल्यू -17 है। बट जब आप चार्ज डेंसिटी को डिस्क्राइब करते हो, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको इन दोनों कंडीशंस में सेम मिलता है। तो अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स को अगर कंसीडर कर रहा हूं, उन दोनों के साइजेज में अगर मान लो कि फर्क है, एक 100 न्यूक्लियोटाइड्स का अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और दूसरा 1000 न्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो इन दोनों कंडीशंस में चार्ज डेंसिटी में कोई फर्क नहीं होगा। सिमिलरली, अगर मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स को अगर सेलेक्ट कर रहा हूं, एक 100 बेस पेयर्स का बना है और दूसरा 1000 बेस पेयर्स का बना है, बट इनके चार्ज डेंसिटी में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। नेट चार्ज, टोटल चार्ज के वैल्यूज में फर्क होगा, बट चार्ज डेंसिटी में कोई फर्क नहीं होगा। सिमिलरली, अगर मैं एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल को अगर कंसीडर कर रहा हूं, तो इन दोनों केसेस में अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 100 अगर कंसीडर कर रहे हो, यहां भी 100 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, तो आप इन दोनों कंडीशंस में जो टोटल चार्ज का वैल्यू है वो सेम शो करोगे। चार्ज डेंसिटी तो ऑब्वियसली आप सेम शो करोगे। अगर मैं यहाँ 10 न्यूक्लियोटाइड्स और यहाँ अगर 100 न्यूक्लियोटाइड्स अगर कंसीडर कर रहा हूँ, तो टोटल चार्ज के वैल्यू में फर्क होगा, बट चार्ज डेंसिटी में कोई फर्क नहीं होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी। इसलिए जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशंस को आप लैब में कंडक्ट करते हो, तो न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन चार्ज डेंसिटी के आधार पर नहीं होता, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आप न्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट्स के केस में सेम कंसीडर करते हो। तो सेपरेशन वहां चार्ज डेंसिटी के डिफरेंसेस के आधार पर नहीं होता, सेपरेशन वहां कंडक्ट होता है मास के डिफरेंसेस के आधार पर और शेप के डिफरेंसेस के आधार पर, ना कि चार्ज डेंसिटी के डिफरेंसेस के आधार पर। Now I will explain you the calculation of the molecular mass of polynucleotide, and at the same time I will also explain you the calculation of molecular mass in case of the polypeptide. तो पॉलीपेप्टाइड के केस में मॉलिकुलर मास का कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड के वीडियोज में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं सिंपली
किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, जब आप किसी न्यूक्लियोटाइड के केस में एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिस्क्राइब करते हो तो ये वैल्यू होता है 325 डाल्टन। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के प्लेस पर अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर मेंशन करता तो मैं यहाँ सिंपली मेंशन करता 325। बट अगर मैं मॉलिक्यूलर मास अगर मेंशन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ यूनिट के तौर पर डाल्टन मेंशन करना है, तो 325 डाल्टन। देखो, मैं ये एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हो तो न्यूक्लियोटाइड के केस में नाइट्रोजनस बेस आप शो करते हो, शुगर रेजिड्यूज को आप शो करते हो, एंड फॉस्फेट को शो करते हो। और नाइट्रोजनस बेस का नेचर प्यूरिन भी हो सकता है और पायरिमिडीन भी हो सकता है। शुगर रेजिड्यू ये राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करोगे तो वहां आपको मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंसेस मिलेगा, क्योंकि अगर प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन है तो मॉलिक्यूलर मास डिफर करेगा, राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज है तो मॉलिक्यूलर मास डिफर करेगा। इसलिए मैं यहाँ एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास को मेंशन किया हूँ। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, शुगर रेजिड्यूज के तौर पर राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है। हमें इनसे बिल्कुल मतलब नहीं, क्योंकि मैं यहाँ एवरेज मॉलिक्यूलर मास को मेंशन किया हूँ। और यहाँ मैं जिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को शो किया हूँ ये सिंगल स्टैंडर्ड, और इस सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो 8 इंटू 325, इससे हमें इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का टोटल मॉलिक्यूलर मास हमें पता चले। और ये मैं एक अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास को बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इट इज द अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मैं यहाँ एवरेज मॉलिक्यूलर मास एक न्यूक्लियोटाइड का शो किया हूँ। बट अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की जगह डबल स्टैंडर्ड फॉर्म ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का अगर कंसीडर करता हूँ तो फिर आप इस कंडीशन में बेस पेयर्स को आप शो करते हो। अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता तो न्यूक्लियोटाइड्स को शो करते, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है तो बेस पेयर को शो करते हैं। अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर मास 325 डाल्टन है तो एक बेस पेयर के केस में मॉलिक्यूलर मास 650 डाल्टन होगा। तो जब आप डबल स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो तो वन बेस पेयर का मॉलिक्यूलर मास 650 डाल्टन होता है। और जब आप सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के केस में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो तो यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर मास आप 325 डाल्टन शो करते हो। देखो, मैं कुछ कैलकुलेशंस को यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, और इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते समय जो स्टेटमेंट्स हैं उनके मीनिंग को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट केस, मैं एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ कंसीडर किया और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मेंशन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये दिया हुआ है। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ से ओरिजिनेट हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसका मॉलिक्यूलर मास प्रोवाइडेड है। अब अगर ये इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अगर एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन परफॉर्म होता है तो उस पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इट मीन्स कि डीएनए का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और इस डीएनए से जब पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो उस पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली हमें अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को चेक करना होगा कि इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने परसेंट है। और नंबर ऑफ बेस पेयर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वन बेस पेयर का मॉलिक्यूलर मास 650 होता है। तो अगर मैं 650 से इसे अगर डिवाइड करूं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स यहाँ कितने परसेंट है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स 1000%, क्योंकि मैंने 650 से इस वैल्यू को डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स के बारे में जानकारी मिली और नंबर ऑफ बेस पेयर्स मैं यहाँ शो कर रहा हूँ 1000। अब अगर ये डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है
तो सबसे पहले ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो मैं अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए अगर अप्रॉक्स वैल्यू के तौर पर अगर मैं शो करूं तो ये वैल्यू होगा 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे डीएनए में उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा मैसेंजर आरएनए के केस में। आप इसको इस वे में एनालाइज करो। जैसे मैं ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को शो कर रहा हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेस पेयर्स, इनके द्वारा एक आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। तो आउट ऑफ द 2 स्टैंड एक स्टैंड टेम्पलेट के तौर पे काम किया और एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो मैसेंजर आरएनए में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर डीएनए के केस में अगर आप 9 शो कर रहे हो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ द मैसेंजर आरएनए ये भी 9 ही होगा। इसीलिए अगर मुझे नंबर ऑफ बेस पेयर्स डीएनए में पता है 1000, तो मैं बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो मैसेंजर आरएनए में अपीयर होगा उसका वैल्यू कितना होगा। देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली। देखो, यहाँ सारे वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली ही जो है कंसीडर करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप बता नहीं सकते। तो एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो मैं यहाँ अप्रोक्सीमेटली 333 कोडॉन्स को शो कर सकता हूँ। और एक कोडॉन अगर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड में अपीयर होगा दैट विल बी 333 अमीनो एसिड्स। अब आप यहाँ इस बात को अगर कंसीडर करते हो कि एक स्टॉप कोडॉन भी होगा, जो मैं यहाँ नंबर ऑफ कोडॉन्स फाइंड आउट किया हूँ वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के तौर पर मैं यहाँ मेंशन किया हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू में मेंशन नहीं किया हूँ। तो आपको यहाँ स्टॉप कोडॉन के बारे में नहीं सोचना है। और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, अब इस कंडीशन में अगर मैं 333 शो कर रहा हूँ और एक अमीनो एसिड का मैंने मॉलिक्यूलर मास मेंशन किया था पहले, इट इज अप्रोक्सीमेटली 110 डाल्टन एक अमीनो एसिड के केस में, और बेसिकली 1 अमीनो एसिड रेजिड्यूज के केस में। तो आप पॉलीपेप्टाइड में 333 अमीनो एसिड रेजिड्यूज को शो कर रहा हूं। एक अमीनो एसिड रेजिड्यूज का एवरेज मॉलिक्यूलर मास 110 डाल्टन होता है। तो हम बता सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड को इनकोडेड है उनका ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ मॉलिक्यूलर मास डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में मेंशन किया हूँ, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अगर एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन अगर होता है तो उस पॉलीपेप्टाइड का अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे। अब मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं। अब जो मैं यहां स्टेटमेंट शो कर रहा हूं इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ई कोलाई जीन ये यहां प्रोवाइडेड है। वहां क्या था? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और यहां क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए ई कोलाई जीन। और इस ई कोलाई जीन के द्वारा जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड होगा उस पॉलीपेप्टाइड का अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। देखो, जब आप किसी जीन को डिस्क्राइब करते हो तो वो बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ ई कोलाई जीन को डीएनए के एक सेगमेंट के तौर पर अगर कंसीडर करूं तो ये गलत नहीं होगा। तो वहां डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेंशन था, यहां डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेंशन नहीं है। बट हमें इस बात की तो जानकारी है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, जितने भी यूकैरियोट्स होंगे, वहां जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए होगा और डीएनए का नेचर डबल स्टैंडर्ड होगा। मैं ये मान के चलूंगा कि यहां जो ई कोलाई जीन को मेंशन किया गया है ये बेसिकली एक सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? तो दिस वन। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सेगमेंट का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब नंबर ऑफ बेस पेयर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं
तो हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए में कितना होगा। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए में हमें पता चल गया तो नंबर ऑफ कोडॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। जब नंबर ऑफ कोडॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया तो फिर हमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। तो फिर आप अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास पॉलीपेप्टाइड का कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों केसेस में तो वैल्यूज में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, बट वहां मैंने सिंपली मेंशन किया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए और यहां मैं मेंशन किया ई कोलाई जीन। तो ऐसे कंडीशन में आपको इंफॉर्मेशन ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है कि जो यहाँ जीन है वो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now see the third statement. The molecular mass of a human gene is this one. जो वैल्यू प्रीवियस केस में मैंने शो किया तो वही वैल्यू मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, बट वहां इक्वलाई जीन था, यहाँ ह्यूमन जीन को कंसीडर किया गया और इस जीन के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड हो रहा है, उसका अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। देखो ह्यूमन जीन भी बेसिकली सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सेगमेंट का मॉलिक्यूलर मास हमें अगर मालूम है तो उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट के केस में नंबर ऑफ बेस पेयर के बारे में भी हमें जानकारी है, क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू को 650 से अगर डिवाइड करता हूं तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्या है। और नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर मुझे पता है तो मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को मैसेंजर आरएनए में फाइंड आउट कर सकता हूँ। और जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ कोडॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब नंबर ऑफ कोडॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास पॉलीपेप्टाइड का अप्रॉक्सीमेटली मेंशन कर सकते हैं। बट ये कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ ह्यूमन जीन को कंसीडर कर रहा हूँ तो ह्यूमन जीन के केस में आप इंट्रॉन्स के परचेंस को शो करते हो। अगर मैं ई कोलाई के अगर जीन को कंसीडर करता हूँ तो वहाँ इंट्रॉन्स निग्लिजिबल होता है, नहीं प्रेजेंट होता। बट ये कंडीशन जो है ह्यूमन जीन के केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आप मोस्ट ऑफ द जीन्स के केस में इंट्रॉन्स के परचेंस को शो करते हो। तो सपोज ये पोर्शन इंट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर, यहाँ जो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दिया हुआ है उनसे हमें इस होल डीएनए के सेगमेंट में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला कि 1000 बेस पेयर्स जो हैं यहाँ प्रेजेंट है। इनके द्वारा जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो दैट मैसेंजर आरएनए इज द बेसिकली द प्री मैसेंजर आरएनए, और वो प्री मैसेंजर आरएनए जो डेवलप होगा उसमें भी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगे। बट इस प्री मैसेंजर आरएनए में जब स्प्लाइसिंग परफॉर्म होगा तो इस स्प्लाइसिंग के प्रोसेस से इंट्रॉन बाहर निकलेगा और एक्सॉन्स आपस में ज्वाइन करेंगे और वो अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए के फॉर्म को डेवलप करेगा। बट हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ इंट्रॉन का साइज क्या था, कितना बड़ा पोर्शन इंट्रॉन का प्री मैसेंजर आरएनए से स्प्लाइसिंग के प्रोसेस से बाहर निकला। तो इस कंडीशन में मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि जो मैसेंजर आरएनए यहाँ प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा उस मैसेंजर आरएनए में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने परसेंट है। जब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आप मैसेंजर आरएनए में बता नहीं सकते हो तो आप बता नहीं सकते हो कि पॉलीपेप्टाइड का जो फॉर्मेशन है उस पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के बाद जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सी इन केस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चाहे डीएनए मॉलिक्यूल हो या आरएनए मॉलिक्यूल हो, आप नॉर्मली प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स को आप डिस्क्राइब करते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, आप इसे भी अंडरस्टैंड करो। देखो मैं अगर आरएनए मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहा हूँ और आरएनए मॉलिक्यूल के तौर पर अगर मैं ट्रांसफर आरएनए को कंसीडर कर रहा हूँ तो ट्रांसफर आरएनए के केस में आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर शो करते हो। तो जब ये ट्रांसफर आरएनए का फॉर्म किसी भी तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं कर रहा है तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस इज द 5' एंड दिस इज द 3'। यहाँ किसी भी तरह का इंट्रा चेन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन डेवलप नहीं हुए तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर के तौर पर। बट जब इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक पार्शियल डबल स्टैंडर्ड क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो आप उस क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हो एज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर के तौर पर। तो हम कहेंगे दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप नहीं शो करोगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्म डेवलप नहीं होगा। इसके बाद फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रोसेस से एक हायर फॉर्म स्ट्रक्चर का डेवलप होता है जो एल शेप्ड होता है, और इस एल शेप्ड स्ट्रक्चर को आप डिस्क्राइब करते हो टर्सरी स्ट्रक्चर के तौर पर। तो जब आप किसी ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हो तो वहां आप प्राइमरी स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हो, टर्सरी स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हो। और प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन को कंसीडर करते हो। सेकेंडरी से टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन को शो करते हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब अगर मान लो कि मैं डीएनए मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कहीं भी इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन जो है डेवलप नहीं हुए तो मैं इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर के तौर पर जो है कंसीडर करूंगा। बट जब आप एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को शो करते हो और ये डबल स्टैंडर्ड जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इस हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पार्टिसिपेट किए हैं और इनके बीच आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन शो करते हो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जब भी आप किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हो तो वो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर। देखो एक और कंफ्यूजन जो नॉर्मली डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते समय हम लोग फेस करते हैं वो है सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड इट्स डिफरेंसेस विद द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। देखो हाउ मेनी स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर या न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, उसके आधार पर आप डिस्क्राइब करते हो सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड। अब जो मैं ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हूं, आप इसके आधार पर देखो, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है और इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड में कोई फर्क नहीं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड तो यहाँ एक ही आप कंसिडर कर लो और ये आगे चल के टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो चाहे मैं यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, नंबर ऑफ स्टैंड तो आप यहाँ एक ही कंसीडर करो। सिंगल स्टैंड होने के बावजूद भी आप यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर शो कर लो। इसका मतलब है कि द मीनिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड सिंगल स्टैंड, वन डबल स्टैंड, ट्रिपल स्टैंड, 4 स्टैंड, ये इनके मीनिंग अलग अलग। अब अगर किसी डीएनए या आरएनए में आप 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स को अगर आप शो कर रहे हो तो उसे डबल स्टैंडर्ड, 3 सेपरेट स्ट्रैंड्स को आप शो कर रहे हो तो ट्रिपल स्टैंडर्ड, 4 सेपरेट स्ट्रैंड्स को अगर शो कर रहे हो तो 4 स्टैंडर्ड। तो आप डीएनए के केस में एक स्टैंड भी शो कर सकते हो, 2 सेपरेट स्टैंड भी शो कर सकते हो, 3 सेपरेट स्टैंड भी शो कर सकते हो एंड 4 सेपरेट स्टैंड्स भी जो है शो कर सकते हो। उसके आधार पर आप सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्क्राइब करते हो। और अगर आप डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर कंसीडर कर रहे हो जहां 2 सेपरेट स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीजें क्लियर रहे कि जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन को शो करते हो बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो इंट्रा चेन हो चाहे वो इंटर चेन हो, यानी 2 सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच हो, आप वहां सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हो, वहां आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करते हो। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द चारगप्स रूल। देखो अकॉर्डिंग टू चारगप्स रूल, जो बेस कंपोजिशन है वो डीएनए मॉलिक्यूल का, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज ए के केस में
जीसी का प्रोपोर्शन 33% हो। किसी अदर स्पीसीज के केस में हो सकता है इनका प्रोपोर्शन 42% हो जीसी का। तो बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए डिफरेंट स्पीसीज के केस में आप डिफरेंट शो करते, तो इसे सबसे पहले चारगप्स ने पॉइंट आउट किया था, तो उसे आप चारगप्स रूल के तौर पर अब भी जो है एक्सप्लेन करते हो। देखो, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के केस में मेंशन किया कि अगर मैं टू डिफरेंट स्पीसीज को अगर कंसीडर करता हूँ तो उनके केस में जो बेस कंपोजिशन है वो बेस कंपोजिशन डिफर करता है। अब अगर मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज का केस अगर कंसीडर करता हूँ, सपोज अगर मैं ह्यूमन का केस कंसीडर करता हूँ, और ह्यूमन के केस में अगर मैं डिफरेंट टिश्यूज को अगर सेलेक्ट किया, सपोज मैं टिश्यू को सेलेक्ट किया फ्रॉम द लीवर और टिश्यू को सेलेक्ट किया फ्रॉम द इंटेस्टिनल मसल्स, तो चाहे मैं लीवर से टिश्यू को सेलेक्ट करूं या इंटेस्टाइन से टिश्यूज को सेलेक्ट करूं, इन दोनों कंडीशंस में जीसी का जो कंपोजिशन होगा या जो बेस कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। इट मींस बेस कंपोजिशन में डिफरेंसेस आप टू डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के केस में शो करते हो, बट अगर आप एक ही स्पीसीज के केस में अगर आप डिफरेंट टिश्यूज को कंसीडर करते हो तो वहां आपको बेस कंपोजिशन में कोई डिफरेंसेस नहीं मिलता है, वो बेस कंपोजिशन आपको सेम मिलता है। तो इन दो स्टेटमेंट का मीनिंग यही है, द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर एंड डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पीसीज हैव द सेम बेस कंपोजिशन, उनमें कोई फर्क नहीं होता। देखो, चारगप्स रूल के केस में आप फर्स्ट पैरिटी रूल और सेकेंड पैरिटी रूल को भी आप एक्सप्लेन करते हो। अगर मैं चारगप्स के फर्स्ट पैरिटी रूल को अगर कंसीडर करता हूं तो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में शो कर रहा हूं, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑब्वियसली मैं यहां शो कर रहा हूं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, बट ये चारगप्स फर्स्ट पैरिटी रूल डबल स्टैंडर्ड आरएनए के केस में भी एप्लीकेबल है। ये जरूरी नहीं है कि चारगप्स का जो फर्स्ट पैरिटी रूल है वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में एप्लीकेबल है, वो आरएनए के केस में भी एप्लीकेबल है, बट कंडीशंस ये यहां प्रोवाइडेड होनी चाहिए कि वो डबल स्टैंडर्ड हो। तो अगर मैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को अगर यहां कंसीडर किया तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में अगर आप टोटल प्यूरिन और टोटल पायरिमिडीन के अगर रेशियो को कैलकुलेट करो तो ये रेशियो आपको 1 मिलेगा। इट मीन्स जितने प्यूरिन है उतने ही पायरिमिडीन। या आप इसे अल्टरनेटिवली इस फॉर्म में मेंशन करो कि प्यूरिन मीन्स एडेनिन प्लस ग्वानिन, पायरिमिडीन मीन्स साइटोसिन प्लस थाइमिन, चूंकि मैं डीएनए मॉलिक्यूल शो कर रहा हूं तो थाइमिन होगा, अगर आरएनए आप कंसीडर करते तो यूरेसिल होता। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो 1, या आप मेंशन कर सकते हो एडेनिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन का रेशियो 1। अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में मेंशन करूं कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन, ये भी गलत नहीं होगा। तो दिस इज द चारगप्स फर्स्ट पैरिटी रूल कि इन केस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए द रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इज ऑलवेज 1। अब ये वैल्यू ऑफ 1 शो करता हूं। देयर इज ए चारगप्स सेकेंड पैरिटी रूल्स ऑल्सो, बट सेकेंड पैरिटी रूल बहुत कॉमन नहीं है। और सेकेंड पैरिटी रूल ये कहता है कि अगर आप किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप कंसीडर करते हो, जैसे ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अगर मैं किसी एक स्ट्रैंड को सेलेक्ट करूं आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, अगर मैं किसी एक स्ट्रैंड को अगर सेलेक्ट करूं, जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को सेलेक्ट किया, तो यहां जो एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है और जो थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है वो अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू शो करता है। देखो, मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के नंबर बिल्कुल सेम होंगे, वो फर्स्ट पैरिटी रूल के केस में आप शो करते हो, बट यहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू के तौर पर आप कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड अगर मैं किसी एक स्ट्रैंड को भी अगर सेलेक्ट किया और यहाँ एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आपको मिलता है। सिमिलरली साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और ग्वानिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड ये भी जो है अप्रोक्सीमेटली जो है सेम मिलता है। तो दिस इज द सेकेंड पैरिटी रूल, बट सेकेंड पैरिटी रूल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को मेंशन करता है, हम लोग इसको फॉलो नहीं करते।
हम लोग मेनली फॉलो करते हैं चार्गप्स फर्स्ट पैरिटी रूल, जहां किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए में जो नंबर ऑफ प्यूरिन और नंबर ऑफ पायरिमिडीन होता है वो ऑलवेज 1 होता है। देखो चार्गप्स रूल पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आप 10+2 लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर आपने सॉल्व किए। मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स को यहाँ कोट कर रहा हूँ। सपोज एक न्यूक्लिक एसिड है, अब ये न्यूक्लिक एसिड का नेचर मेंशन नहीं है तो आप डीएनए या आरएनए में से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। अगर एडेनिन 20% है तो ग्वानिन कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर जाते हैं। अगर एडेनिन 20% है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि थायमिन भी तो 20% होगा अकॉर्डिंग टू चार्गप्स रूल। जब एडेनिन और थायमिन को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये 40% होगा। तो साइटोसिन और ग्वानिन जो रिमेनिंग है वो 60% होगा, और फिर जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, इट मीन्स 30% होगा। तो जो वैल्यू आपको मिलता है दैट इज द 30%। बट ये गलत आंसर है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर जो है प्रॉब्लम के केस में अब जी के प्रोपोर्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो डबल स्टैंडर्ड है या नहीं। हो सकता है ये न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड हो, तब तो आप चार्गप्स रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हो, और उस कंडीशन में आप ग्वानिन के प्रोपोर्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि चार्गप्स फर्स्ट पैरिटी रूल इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए। तो इस प्रॉब्लम के केस में हम लोग आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। Now see the second one. In genetic material of tobacco mosaic virus, adenine is 20%. What will be the proportion of G? अब तो हम बता सकते हैं एडेनिन 20%, थायमिन 20%, एडेनिन प्लस थायमिन 40%, साइटोसिन प्लस ग्वानिन 60%, और जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। बट यहां भी आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आंसर इसलिए नहीं फाइंड आउट कर सकते हो कि यहां जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आरएनए प्रेजेंट है। आंसर आप इसलिए फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि जो आरएनए या प्रेजेंट है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। चार्गप्स रूल डीएनए आरएनए दोनों में एप्लीकेबल है, बट प्रॉब्लम यह है कि जिस आरएनए मॉलिक्यूल को मैं यहाँ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे शो कर रहा हूँ वो सिंगल स्टैंडर्ड है, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन एन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एडेनिन इज 20%, थायमिन इज 20%, ग्वानिन इज 25%, साइटोसिन इज 35%। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? देखो पहली बात तो है कि यहाँ थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए मॉलिक्यूल होगा। बट यहाँ अगर मैं चार्गप्स रूल को अप्लाई करूं तो एडेनिन 20% तो थायमिन 20%, बट ये जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि जिस डीएनए मॉलिक्यूल को मैं यहाँ कंसिडर किया हूँ ये सिंगल स्टैंडर्ड, इट इज नॉट ए डबल स्टैंडर्ड। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड का नेचर डीएनए होगा और ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा। दिस क्वेश्चन is also based on the Chargaff's rule. Let us try this question. What is the number of hydrogen bonds in a bDNA of 1000 base pairs with base adenine occurring 75% of the times in one strand and 10% in other strand? According to this question, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 1000 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक स्ट्रैंड में सपोज दिस इज द वन स्ट्रैंड, इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं 2 मान लेता हूं। इन स्ट्रैंड 1 75% एडेनिन प्रेजेंट है, तो 75% का मतलब हुआ 100 में 75। तो अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहां अगर मैं 1000 अगर कंसिडर कर रहा हूं और यहां 1000 अगर कंसिडर कर रहा हूं तो टोटल 1000 बेस पेयर्स हो गए, और 1000 का 75% कितना हुआ? तो 750। तो 750 एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड आप स्ट्रैंड 1 के केस में शो कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सेकेंड स्ट्रैंड जिसको मैं यहाँ 2 से डिनोट किया उसमें 10% एडेनिन प्रेजेंट, इट मीन्स आउट ऑफ 100 10 एडेनिन।
तो अगर मैं 1000 के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो यहाँ 100 एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड परसेंट। तो हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसमें एक तो इंफॉर्मेशन ये हमें दिया गया है कि 1000 बेस पेयर का एक बी डीएनए है, उसके एक स्ट्रैंड में 750 एडेनिन परसेंट है और दूसरे स्ट्रैंड में 100 एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स परसेंट है। बस इतनी इंफॉर्मेशन देगा और हमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फाइंड आउट करना है। देखो अगर ये बी डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर मैं चारगप्स रूल को यहाँ अप्लाई करूँ तो अगर 750 एडेनिन कंटेनिंग अगर न्यूक्लियोटाइड मैं स्ट्रैंड 1 में शो कर रहा हूँ तो 750 थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड मैं स्ट्रैंड 2 में शो करूँगा। अगर 100 एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड 2 में प्रेजेंट है तो 100 थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड आप स्ट्रैंड 1 में शो करोगे। तो अगर मैं टोटल एडेनिन एंड थाइमिन बेस पेयर्स के नंबर को अगर कैलकुलेट करूं तो 750 प्लस 100 तो ये हो गया 850 एडेनिन एंड थाइमिन। और एक एडेनिन और थाइमिन के बीच अब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हो तो इस कंडीशन में 850 एडेनिन और थाइमिन के केस में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? 1700 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर 850 एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट है तो जो रिमेनिंग बेस पेयर्स होगा वो साइटोसिन एंड ग्वानिन होगा, दैट इज 150 जी एंड सी। और एक ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर के केस में अब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हो तो 150 इंटू 3 तो ये जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है होगा दैट इज 450। और अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इस 1000 बेस पेयर कंटेनिंग डीएनए के केस में शो करना है तो ये वैल्यू होगा 2150। तो आंसर विल बी 2150। तो आप चारगप्स रूल के आधार पर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, which is the correct statement of the following pertaining to the mass of bases present in double stranded DNA with 50% GC content। देखो अगर किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में अगर 50% जीसी है तो ऑब्वियसली 50% 80% होगा। दिस इज नॉट ड्यू टू द चारगप्स रूल, क्योंकि अगर मैं एक डीएनए मॉलिक्यूल में 50% जीसी शो कर रहा हूं तो रिमेनिंग 50% तो एडेनिन और थाइमिन ही तो होगा। अगर 50% एडेनिन और थाइमिन है तो अब आप चारगप्स रूल को अप्लाई करो, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होगा। और अगर ये दोनों मिलकर के 50% है तो एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड ईच कितना होगा? 25%। जितना एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होगा और ये वैल्यू कितना होगा? तो 25%। तो ये आंसर क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट होना चाहिए कि एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, यानी 25% होगा। बट क्वेश्चंस में पूछा गया है मास ऑफ द बेस के रिस्पेक्ट में। देखो अगर मैं नंबर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के नंबर इक्वल होंगे, बट मुझे आंसर नंबर ऑफ एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के रिस्पेक्ट में नहीं बताना है, हमें मास के रिस्पेक्ट में बताना। और एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन क्या है? तो प्यूरिन है। थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड में थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन है। ये 9 मेंबर रिंग है और यहां 6 मेंबर रिंग वाले कंडीशन में मिल रहे हैं। तो मास के रिस्पेक्ट में किसका मास ज्यादा होगा? तो एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स का जो है मास ज्यादा होगा, थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स का मास कम होगा। तो आंसर यहां क्या होगा? तो सी होगा। बट नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग चीजों को गलत वे में इंटरप्रेट कर जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द चारगप्स रूल। इफ द रेशियो adenine plus guanine oblique thymine plus cytosine in one strand of DNA is 0.7. What is the same ratio in the complementary strand? देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है
और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एक स्ट्रैंड, चलो मैं इसको स्ट्रैंड 1 मान लेता हूँ, इसको स्ट्रैंड 2 मान लेता हूँ। इस स्ट्रैंड 1 के केस में एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड भी होगा। तो जब एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और ग्वानिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड का सम और थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के सम का रेशियो जब यहाँ फाइंड आउट किया गया तो ये मिला 0.7, जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 7/10। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सेम रेशियो इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी जो सेकेंड स्ट्रैंड है वो फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यहाँ एडेनिन प्लस ग्वानिन, थायमिन प्लस साइटोसिन का रेशियो क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। देखो स्ट्रैंड 1 के केस में ये रेशियो है 7/10, स्ट्रैंड 2 के केस में ये रेशियो क्या होगा। इसे सॉल्व करने से पहले आप एक सिंपल लॉजिक को समझने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ 2 स्ट्रैंड शो कर, हाइपोथेटिकल डीएनए मॉलिक्यूल में शो किया हूँ जिसमें 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, और मुझे एक स्ट्रैंड जो अपर स्ट्रैंड के केस में एडेनिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस थायमिन का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले एडेनिन प्लस ग्वानिन का कैलकुलेट करते हैं। एडेनिन 1 2 3 एडेनिन। अब ग्वानिन कितने, 1 2 2 1। साइटोसिन प्लस थायमिन, हाउ मेनी साइटोसिन, 1 2 3 साइटोसिन। एंड हाउ मेनी थायमिन, तो 1 थायमिन। तो ये वैल्यू आ रहा है 5/4। ठीक है। अब मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जिसे मैं यहाँ लोअर स्ट्रैंड के तौर पर शो किया हूँ, यहाँ देखते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस थायमिन का रेशियो क्या आता है। सबसे पहले आप चेक करो कि हाउ मेनी एडेनिन परसेंट, तो सिंगल एडेनिन। हाउ मेनी ग्वानिन परसेंट, तो 3 ग्वानिन परसेंट। हाउ मेनी साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड परसेंट, तो 2%। हाउ मेनी थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड परसेंट, तो 3%। अब ये वैल्यू कितना आया, 4/5। अब इस इंफॉर्मेशन से आप चेक करो, अगर मैं अपर स्टैंड के केस में ये वैल्यू शो कर रहा हूँ 5/4, तो लोअर स्टैंड के केस में ये वैल्यू आ रहा है 4/5। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ फर्स्ट स्टैंड के केस में ये वैल्यू शो कर रहा हूँ 7/10, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वहाँ वैल्यू होगा 10/7। जब 10/7 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा 1.43। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो जब भी आप डीएनए एंड आरएनए के केस में इंट्राचेन बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को शो करते हो या इंटरचेन बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को शो करते हो, तो बेस पेयरिंग का नेचर स्टैंडर्ड भी होता है और बेस पेयरिंग का नेचर नॉन स्टैंडर्ड भी होता है। और ये मैं कंडीशन डीएनए और आरएनए दोनों के रिस्पेक्ट में शो करूं। और बेस पेयरिंग के प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजनस बेसेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशंस को परफॉर्म करता है, क्योंकि जब भी आप बेस पेयरिंग की बात करते हो तो उस बेस पेयरिंग के प्रोसेस में नाइट्रोजनस बेस पार्टिसिपेट करता है और नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को परफॉर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नेचर के आधार पर आप बेस पेयरिंग को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड 2 कैटेगरीज में प्लेस करते हो, और स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग को ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग में। तो अगर आप बेस पेयरिंग को मेंशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप नाइट्रोजनस बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप कंसीडर कर रहे हो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर नाइट्रोजनस बेसिस के बीच स्टैंडर्ड भी हो सकता है और नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। और स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही आप डिस्क्राइब करते हो वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग या वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशंस को एनालाइज करो। देखो स्टैंडर्ड या वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आप शो करते हो और एडेनिन और थायमिन के बीच शो करते हो। अगर मैं एडेनिन और थायमिन के बीच अगर शो कर रहा हूं तो एडेनिन का एक स्पेसिफिक पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है
और एडेनिन का जो पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उनमें से एक पोजीशन 6 होता है और दूसरा पोजीशन 1 होता है। और जब थाइमिन के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है या स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग डेवलप करता है तो थाइमिन का 4th पोजीशन और थाइमिन का 3rd पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर मैं एडेनिन और थाइमिन के बीच स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग की बात कर रहा हूँ या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी पोजीशन में परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि एडेनिन का 6, थाइमिन का 4, एडेनिन का 1st और थाइमिन का 3rd पोजीशन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तभी आप एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। आप देखो, अगर मैं एडेनिन का यहाँ 6 पोजीशन को अगर कंसिडर करूँ तो 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और इसी अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। अगर आप 1st पोजीशन को चेक करो तो 1st पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। और अगर मैं थाइमिन की बात करूं तो 4th पोजीशन पर जो ऑक्सीजन है और 3rd पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज द केस विथ एडेनिन एंड थाइमिन। अगर मैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच अगर बात करूं, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ग्वानिन का 6 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन पार्टिसिपेट करता है, 6, 2 एंड 1। और साइटोसिन का 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन एंड 2nd पोजीशन पार्टिसिपेट करता है। यानी 6 पोजीशन 4th पोजीशन के साथ, 2nd पोजीशन 2nd पोजीशन के साथ, 1st पोजीशन 3rd पोजीशन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो रहा है, इसलिए आप यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हो। यहाँ 2 ही पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए आप यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के तौर पर डिस्क्राइब करते हो या स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो तो आपको ग्वानिन और साइटोसिन के बीच एक फिक्स पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना होता है और एडेनिन और थाइमिन के बीच आप एक फिक्स पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हो। और जब आप यहाँ 1 साइड मेजर ग्रुप और 2nd साइड माइनर ग्रुप को शो करते हो तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको जो है मिलता है। अगर आप 5th पोजीशन ऑफ साइटोसिन, 4th पोजीशन ऑफ साइटोसिन और 6th पोजीशन ऑफ साइटोसिन को अगर आप कंसीडर करो तो ये मेजर ग्रुप की ओर लाइंड है, इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द मेजर ग्रुप। उसी तरह से अगर मैं साइटोसिन को अगर यहाँ शो किया हूँ तो दिस इज द पायरिमिडीन, और अगर मैं ग्वानिन को अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो दिस इज द प्यूरिन। अगर आप प्यूरिन के रिस्पेक्ट में चेक करो तो इनका 6th पोजीशन, 5th पोजीशन, 7th पोजीशन टुवर्ड्स द मेजर ग्रुप है। तो आप पायरिमिडीन के केस में 4, 5, 6 पोजीशन और प्यूरिन के केस में 6, 5, 7 पोजीशन आप टुवर्ड्स मेजर ग्रुप शो करते हो। और अगर आप माइनर ग्रुप की ओर बात करो तो पायरिमिडीन का 2nd पोजीशन और प्यूरिन का 2nd एंड 3rd पोजीशन ये माइनर ग्रुप की ओर लाइंड है। तो ये इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था गेट में कि प्यूरिन के केस में और पायरिमिडीन के केस में कौन सा पोजीशन मेजर ग्रुप की ओर लाइंड होता है और कौन सा पोजीशन माइनर ग्रुप की ओर लाइंड होता है। तो एक तो इंफॉर्मेशन आपको ये माइंड में रखना है, और सेकंड कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शो किया हो उनमें कौन कौन सा पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि 6th पोजीशन पर कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1st पोजीशन पर कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और 2nd पोजीशन पर कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है इन केस ऑफ द ग्वानिन, और इन केस ऑफ द साइटोसिन वो कौन कौन सा जो है पोजीशन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, तो आप इसे कवर करना। देखो, जब आप स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के साथ साथ नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग को शो करते हो तो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग का मीनिंग क्या होगा। देखो, अगर मैं एडेनिन और थाइमिन के बीच बेस पेयरिंग शो कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच जो बेस पेयरिंग होगा वो हमेशा जो है स्टैंडर्ड होगा। मान लो कि मैं एडेनिन और थाइमिन के बीच बेस पेयरिंग शो कर रहा हूँ और बेस पेयरिंग के दौरान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुआ,
बट एडेनिन का 6th पोजीशन, थायमिन का 4th पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, और एडेनिन का अगर मैं 7th पोजीशन और थायमिन का अगर 3rd पोजीशन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर मैं पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ, तो मैं इस कंडीशन में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के नेचर को डिस्क्राइब नहीं करूँगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि यहाँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडेनिन और थायमिन के बीच ही शो कर रहा हूँ और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 ही शो कर रहा हूँ, बट उनके बावजूद भी जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इसे स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के तौर पर कंसिडर नहीं करोगे, आप नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के तौर पर कंसिडर करोगे। अब नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के तौर पर लिटरेचर में आप एक कॉमन बेस पेयरिंग को जो है डिस्क्राइब करते हो, जिसको कहा जाता है हुगस्टीन बेस पेयरिंग। तो अगर मैं हुगस्टीन बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को अगर यहाँ शो कर रहा हूँ, तो एडेनिन और थायमिन इन दोनों के बीच मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन को शो कर रहा हूँ। एडेनिन का 6th पोजीशन और थायमिन का 4th पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बट जो सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसमें 7th पोजीशन एडेनिन का एंड 3rd पोजीशन थायमिन का पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ आप 6th पोजीशन एंड 4th पोजीशन एंड 7th पोजीशन और 3rd पोजीशन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करो, तो दिस इज टर्म्ड एज द हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हुगस्टीन बेस पेयरिंग। अब इसलिए आप इसको एक नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के तौर पर कंसिडर करते हो। लेकिन आपने लिटरेचर में ये भी देखा होगा कि मेंशन होता है एडेनिन एंड थायमिन रिवर्स हुगस्टीन बेस पेयरिंग। देखो, रिवर्स हुगस्टीन बेस पेयरिंग वाले कंडीशंस में अगर मैं एडेनिन का 6th पोजीशन और थायमिन का 2nd पोजीशन और एडेनिन का 7th पोजीशन और थायमिन का 3rd पोजीशन को अगर इन्वॉल्व करता हूं, तो दिस इज द रिवर्स हुगस्टीन। तो अगर मैं 6-4 एंड 7-3 के बीच शो कर रहा हूं तो हुगस्टीन, बट अगर मैं 6-2 और 6-7-3 के बीच अगर शो कर रहा हूं तो इस कंडीशन में आप रिवर्स हुगस्टीन वाले कंडीशन शो करते हो। देखो, एट फिजियोलॉजिकल पीएच नाइट्रोजनस बेस प्रोटोनेटेड या डीप्रोटोनेटेड कंडीशन नहीं शो करता, बट अगर आप पीएच को 7 से कम करते हो तो इस कंडीशन में नाइट्रोजनस बेस का प्रोटोनेशन होता है। नो सपोज कि अगर मैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हुगस्टीन बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को अगर शो कर रहा हूं, तो ये कंडीशन तब होगा जब साइटोसिन प्रोटोनेटेड कंडीशन में होगा, और साइटोसिन में अगर प्रोटोनेटेड कंडीशन अगर मैं शो कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो है बेस पेयरिंग वाले कंडीशन आप फिजियोलॉजिकल पीएच पर नहीं कंसीडर कर रहे हो, आप लेस देन 7 पीएच पर कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि लेस देन 7 पीएच पर ही यहां प्रोटोनेटेड कंडीशन डेवलप होगा, और उस प्रोटोनेटेड कंडीशन में आप ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आप हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन को शो करते हो। ग्वानिन का 6th पोजीशन और प्रोटोनेटेड साइटोसिन का 4th पोजीशन, और ग्वानिन का 7th पोजीशन एंड प्रोटोनेटेड साइटोसिन का 3rd पोजीशन यहां पार्टिसिपेट करता है। और जब भी आप स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को शो करते हो, तो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन में जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप कंसीडर करते हो उसका नेचर एंटी होता है। तो मैं यहाँ साइटोसिन और ग्वानिन के बीच या थायमिन और एडेनिन के बीच अगर स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को शो कर रहा हूँ, तो जो नाइट्रोजनस बेस शुगर रेजिड्यूज के साथ कोवलेंटली बाउंड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से, उसका कंफर्मेशन मैं एंटी यहाँ शो कर रहा हूँ, और ये कंडीशन मैं सब में शो कर रहा हूँ, यहाँ भी एंटी है, यहाँ भी एंटी है और यहाँ भी एंटी। और सेकेंड, जब ये दो स्ट्रैंड आपस में स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को डेवलप करते हैं, तो स्ट्रैंड का अरेंजमेंट ऑलवेज आप एंटी पैरेलल कंसीडर करते हो, क्योंकि अगर मैं इन दो स्ट्रैंड के बीच स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंडीशन को अगर शो कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल कंडीशन जो है शो कर रहे हैं, क्योंकि एंटी पैरेलल कंडीशन में ही एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। बट अगर मान लो
कि दो स्ट्रैंड हैं और इन दोनों स्ट्रैंड का अरेंजमेंट अगर पैरेलल है तो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कंडीशन में भी डेवलप होगा, बट उसका नेचर स्टैंडर्ड नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड होगा। और स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा अगर कोई भी अदर बेस पेयरिंग या आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करते हो तो वो सारे नॉन स्टैंडर्ड है। अब ये एक क्वेश्चन पूछा गया है बेस पेयरिंग से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसेज हैज द हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज। देखो, अगर मैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इन टू डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस को अगर कंपेयर करूं तो पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग है, प्यूरिन 9 मेंबर रिंग है, तो ऑब्वियसली प्यूरिन के केस में ज्यादा साइट्स आपको मिलेगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है कि किसके द्वारा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो है पॉसिबिलिटीज। तो अगर मैं एडेनिन और ग्वानिन को अगर कंसीडर करूं तो दोनों प्यूरिन है, बट एडेनिन के केस में आप 6 अमीनो प्यूरिन वाले कंडीशन शो करते हो, 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है। बट ग्वानिन के केस में क्या है कि अमीनो ग्रुप के साथ साथ आप कीटोनिक ग्रुप भी शो करते हो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस हैज द लार्जेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी। द आंसर शुड बी द ग्वानिन। Now I will discuss about thermodynamic stability of double stranded helical conformation। यहां मैं एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन को शो किया हूं। इस डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन को डेवलप करने के लिए जो इंटरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, आप उसे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस की कैटेगरीज में प्लेस करते हो। इस डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन के लिए कोई कोवलेंट इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो भी इंटरेक्शन यहां पार्टिसिपेट कर रहा है वो सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हैं। जब आप हायर टेम्परेचर पर इस डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन को प्लेस करते हो तो यहां दो स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को आप डिस्क्राइब करते हो डीनेचुरेशन। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हाफ ऑफ द डीएनए या हाफ ऑफ द डबल स्टैंडर्ड फॉर्म डीनेचुर कर जाता है, आप उसे डिस्क्राइब करते हो मेल्टिंग टेम्परेचर के तौर पर। जब आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक स्टेज ऐसा आता है जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। टीएम वैल्यू के आधार पर आप किसी डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर टीएम वैल्यू अगर हाइयर है तो इसका मतलब ये है कि डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हाइयर है। जस्ट मैं एक सिंपल सा केस यहां मेंशन कर रहा हूं। सपोज मैं 2 डीएनए मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया, एक डीएनए मॉलिक्यूल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ बेस पेयर मैं 100 कंसीडर कर रहा हूं, और इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल को सिमिलर कंडीशंस में प्लेस किया गया, और सिमिलर कंडीशन में प्लेस करने के बाद यहां डीनेचुरेशन के प्रोसेस को कॉज करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया गया। सपोज इन केस ऑफ द ए, जब टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड रेज किया गया तो 50% डबल स्टैंडर्ड फॉर्म सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि आप यहां टीएम का वैल्यू आप 52 डिग्री सेंटीग्रेड शो करो। बट इन केस ऑफ द बी, उसी 50% डीनेचुरेशन के प्रोसेस को कॉज करने के लिए टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड रेज किया गया। इट मीन्स कि यहां टीएम का वैल्यू आप 58 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर कर लो। तो इन दोनों डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन के केस में आपको टीएम वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है। ए के केस में टीएम वैल्यू आपको लेस मिल रहा है और बी के केस में टीएम वैल्यू आपको हाइयर मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ए की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम है और बी की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हाइयर है। तो टीएम वैल्यूज के आधार पर आप थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर टीएम वैल्यू हाइयर है तो इट मीन्स कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हाइयर है, और टीएम वैल्यू अगर कम है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम है। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है
कि वो कौन कौन से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं जिनके कारण ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन मेंटेन्ड होता है। अगर वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के वैल्यूज आप हायर शो करोगे तो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हायर होगी, टीएम वैल्यू हायर होगा। तो मैं उन नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा हूं जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन को स्टेबलाइज करता है। देखो, मैं यहां मेंशन किया हूं फोर्सेज, आप फोर्सेज के प्लेस पर मेंशन कर सकते हो इंटरेक्शंस स्टेबलाइजिंग डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन या फोर्सेज स्टेबलाइजिंग डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। यहां मैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को मेंशन किया हूं। वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, second is the base stacking interactions, and third is the interactions of the sugar phosphate backbone and cations. All these 3 interactions are responsible for the double stranded helical conformations stability. और यहां मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस को भी कंसीडर कर रहा हूं। एट द सेम टाइम सुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड कैटायंस के बीच इंटरेक्शंस को भी मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन को स्टेबलाइज करता है। नॉसे देखो, जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्क्राइब करते हो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन के दौरान, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अब जैसे यहां मैं 2 स्ट्रैंड शो कर रहा हूं और इन 2 स्ट्रैंड्स में प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो किया, थायमीन एडेनिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा एज एन इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के तौर पर। बट ये जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, इस सुगर फॉस्फेट बैकबोन में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर सुगर फॉस्फेट बैकबोन सराउंडिंग मॉलिक्यूल के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डेवलप कर रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल। तो अगर मैं यहां 2 स्ट्रैंड्स को अगर कंसीडर कर रहा हूं, इन 2 स्ट्रैंड्स में प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा एज एन इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड के तौर पर। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सुगर फॉस्फेट बैकबोन में प्रेजेंट एलिमेंट और सराउंडिंग एनवायरमेंट में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है तो आप उसे डिस्क्राइब करोगे एक्सटर्नल। और हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता, इट इज लेस देन 5 किलो कैलोरी पर मोल। इट मीन्स ये वैल्यू काफ़ी कम है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को आप मेजर फोर्स के तौर पर आप कंसिडर नहीं करते हो। डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड मेजर फोर्स के तौर पर रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि अगर आप यहां वैल्यू को अगर आप कंसीडर करो तो यहां वैल्यू लेस देन 5 किलो कैलोरी पर मोल आप शो कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आप नाइट्रोजनस बेसिस के बीच आप शो करते हो, ये ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड बेस कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, ये बेस के सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं यहां बेस सीक्वेंस इंडिपेंडेंट कंडीशन शो कर रहा हूं और बेस कंपोजिशन डिपेंडेंट कंडीशन शो कर रहा हूं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आप इसे एक कॉमन एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। सी, अगर मैं मेंशन कर रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेस कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, बेस सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं 20 बेस पेयर के किसी डीएनए मॉलिक्यूल को अगर सेलेक्ट किया और उस 20 बेस पेयर के डीएनए मॉलिक्यूल में 15 जीसी और 5 एटी है, और मैं एक सेकेंड 20 बेस पेयर का डीएनए मॉलिक्यूल शो कर रहा हूं जिसमें 10 जीसी और 10 एटी प्रेजेंट है, तो इन दोनों कंडीशन में जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करोगे तो यहां ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपको हाइयर मिलेगा और यहां हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हो, एडेनिन एंड थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हो।
तो इस केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा है, इस केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बेस कंपोजिशन पर तो ये डिपेंड करता है, बट बेस सीक्वेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है। अब बेस सीक्वेंस पर ये कैसे डिपेंड नहीं करता है, आप इस कंडीशंस को इस फिगर से आप एनालाइज करो। जैसे मैं यहाँ 2 डीएनए मॉलिक्यूल को शो किया और यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बेस पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इस डीएनए मॉलिक्यूल में 8 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। इस 8 बेस पेयर्स में नंबर ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन 1 2 3 एंड 4 और नंबर ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन भी मैं 4 शो कर रहा हूँ। और जो सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल मैं यहाँ शो किया हूँ नीचे, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 8 है, बट यहाँ नंबर ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन को अगर मैं काउंट करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 एडेनिन एंड थाइमिन एंड 4 साइटोसिन एंड ग्वानिन, यहाँ भी 4 एडेनिन एंड थाइमिन एंड 4 साइटोसिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो कंपोजिशन है वो सेम है, कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि जितना आप एडेनिन थाइमिन शो कर रहे हो उतना साइटोसिन एंड ग्वानिन शो कर रहे हो दोनों में, बट सीक्वेंस में फर्क है। आप देखो यहाँ फर्स्ट एडेनिन एंड थाइमिन है, सेकेंड साइटोसिन एंड ग्वानिन है, यहाँ फर्स्ट एडेनिन एंड थाइमिन है, सेकेंड भी एडेनिन एंड थाइमिन है। तो कंपोजिशन सेम है बट सीक्वेंस यहाँ डिफरेंट है। सीक्वेंस डिफरेंट होने के बावजूद भी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इन दोनों में कंपेयर करूं तो टोटल जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप इस केस में शो कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप इस केस में भी शो करोगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं, हालांकि कंपोजिशन सेम है, सीक्वेंस डिफरेंट है, बट उनके बावजूद भी यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कोई डिफरेंसेस नहीं। अगर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कोई अगर डिफरेंसेस अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना आप इस केस में शो कर रहे हो उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ आप इस केस में शो कर रहे हो। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो बेस कंपोजिशन पर तो डिपेंड करता है बट बेस सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ सीक्वेंस का नेचर कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता। अगर कंपोजिशन अगर सेम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी सेम होगा। तो जब आप डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी में मेजर रोल नहीं प्ले करता है। आप यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू काफ़ी कम शो करते हो, लेस देन 5 किलो कैलोरी पर मोल आप कंसिडर करते हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड बेस कंपोजिशन पर तो डिपेंड करता है बट बेस सीक्वेंस पर जो है डिपेंड नहीं करता है। और अगर जीसी का प्रोपोर्शन अगर हाई होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी हाइयर होगा, और जीसी का प्रोपोर्शन अगर कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ भी कम होंगे। सेकेंड, इंटरेक्शंस और फोर्सेस जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस के अंदर आप 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शंस को इंक्लूड करते हो। वन इज द हाइड्रोफोबिक फोर्स and second is the van der Waals force of interaction. These are the 2 different non-covalent interactions जो मिलकर के बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन को डेवलप करता है। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन अगर आप इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन। तो मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को माइनर फोर्स के तौर पे कंसीडर करता हूं। जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन प्ले कर रहा है, एंड बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के अंदर भी आप 2 डिफरेंट नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को इंक्लूड करते हो, हाइड्रोफोबिक फोर्स एंड वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और इन दोनों में हाइड्रोफोबिक फोर्स मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर मैं डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, एंड बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन इटसेल्फ includes the hydrophobic interaction as well as the van der Waals force of interaction,
एंड आउट ऑफ दीज टू इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ एक सिंपल डायग्राम शो किया हूँ जिनसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के डिफरेंसेस को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये मैं नाइट्रोजनस बेस के तौर पर अगर मैं B1 को शो किया हूँ, B1 सपोज दिस इज द एडेनिन और B2 सपोज दिस इज द थाइमिन। अगर मैं इन दोनों के बीच नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन शो कर रहा हूँ तो वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन का फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच अगर एक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को शो कर रहा हूँ, दैट नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका। बट अगर मैं एडेनिन और ग्वानिन इन दो नाइट्रोजनस बेस के बीच अगर स्टैकिंग इंटरेक्शन अगर शो कर रहा हूं तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्टैकिंग इंटरेक्शन। अगर मैं थाइमिन और साइटोसिन के बीच अगर बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन अगर शो कर रहा हूं तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। तो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इन केस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी पर डाइन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अगर मैं इसे वन बेस पेयर के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ, इसे मैं सेकेंड बेस पेयर के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ, तो इन दो बेस पेयर के बीच आप बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन को शो करते हो। तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी पर मोल पर डाइन्यूक्लियोटाइड से ये वैल्यू अप टू अप्रोक्सीमेटली 15 किलो कैलोरी पर मोल पर डाइन्यूक्लियोटाइड के रेंज में आप शो करते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। वहां वैल्यू आप लेस देन 5 किलो कैलोरी पर मोल आप कंसीडर करते हो, यहां आप मिनिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी पर मोल पर डाइन्यूक्लियोटाइड आप शो कर रहे हो और मैक्सिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15 किलो कैलोरी पर मोल पर डाइन्यूक्लियोटाइड। इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन इज द मेजर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन। अब ये जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस है ये बेस कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है और ये बेस के सीक्वेंस पर भी डिपेंड करता है। जबकि मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में मेंशन किया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब आप डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन के केस में शो करते हो वो बेस कंपोजिशन डिपेंडेंट है, बेस सीक्वेंस डिपेंडेंट नहीं होता। बट स्टैकिंग इंटरेक्शन बेस कंपोजिशन डिपेंडेंट भी है और बेस सीक्वेंस डिपेंडेंट भी है। अगर बेस कंपोजिशन डिपेंडेंट है तो उसका मीनिंग ये है, अगर किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जीसी का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा है तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, और किसी अगर डीएनए मॉलिक्यूल में 80 का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा है तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू कम होगा। ये शो कर रहे हैं कि स्टैकिंग इंटरेक्शन बेस कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप जीसी के वैल्यू को हायर शो करते हो तो उस कंडीशन में स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू हायर आप शो करते हो। जब आप 80 के प्रोपोर्शन को ज्यादा शो करते हो तो इस कंडीशन में स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू आप कम शो करते हो। इट मीन्स कि स्टैकिंग इंटरेक्शन बेस कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। अब जो वैल्यू मैंने मेंशन किया था स्टैकिंग इंटरेक्शन का वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी से लेकर अप्रोक्सीमेटली 15 किलो कैलोरी तक ये वैल्यू जो स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू मैंने मेंशन किया था ये वेरी करता है फ्रॉम द 4 किलो कैलोरी से लेकर के 15 किलो कैलोरी तक। अब अगर मैं यहां अगर दो बेस पेयर को अगर शो कर रहा हूं, दो बेस पेयर को शो कर रहा हूं, दिस इज द जीसी एंड दिस इज द जीसी। अगर मैं इसको अगर मेंशन करूं तो मैं 5 प्राइम जी एंड 3 प्राइम सी, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड के केस में अगर मेंशन करूं तो यहां भी 5 प्राइम जी और 3 प्राइम आप सी को शो करो। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली मेंशन कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर वे में मेंशन करूंगा, लेकिन अगर मैं डायग्रामेटिकली मेंशन नहीं कर रहा हूं तो मैं इस फॉर्म में इसको मेंशन करूंगा, क्योंकि मैं यहां जो डायरेक्शन शो कर रहा हूं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन शो कर रहा हूं। तो अगर मैं इन दो बेस पेयर्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 5 प्राइम जी सी 3 प्राइम, और अगर मैं इस पर्टिकुलर जो है बेस पेयर को अगर शो कर रहा हूं इस बेस पेयर को
तो यहाँ भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर आप 5 प्राइम जी और 3 प्राइम सी शो करते हो। अगर आप इस कंडीशन में बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के वैल्यू को अगर आप मेजर करते हो तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 किलो कैलोरी पर मोल पर डाइन्यूक्लियोटाइड। और इस केस में आपको वैल्यू जो है सबसे कम मिलता है। देखो यहां भी मैं दो बेस पेयर के बीच स्टैकिंग इंटरेक्शन को शो कर रहा हूं, यहां भी मैं दो बेस पेयर के बीच स्टैकिंग इंटरेक्शन को शो कर रहा हूं, यहां भी दो बेस पेयर के बीच स्टैकिंग इंटरेक्शन को शो कर रहा हूं। बट स्टैकिंग इंटरेक्शन के वैल्यूज आपको डिफरेंट केसेस में आपको डिफरेंट मिल रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिल रहा है और सबसे कम वैल्यू इस सिचुएशन में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी डीएनए में या आरएनए में जीसी का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा होगा तो स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर किसी डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एटी या एयू का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जब आप इस पर्टिकुलर जो है बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को आप कंसीडर करते हो तो स्टैकिंग एनर्जी का वैल्यू यहाँ किलो जूल में मेंशन है और मैं मेंशन कर रहा हूँ किलो कैलोरी में। तो अगर -61.0 किलो जूल है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 किलो कैलोरी। तो दैट इज द डिफरेंस। इसलिए अगर कोई डबल स्टैंडर्ड अगर डीएनए जीसी रीच है तो वहाँ स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू जो है ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर जीसी रिच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है स्टैकिंग इंटरेक्शन के कारण। अब मैं साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टैकिंग इंटरेक्शन सिर्फ बेस कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता है, बेस सीक्वेंस पे भी डिपेंड करता है। आप इस सिचुएशन को चेक करो। देखो बेस कंपोजिशन पर तो डिपेंड करता है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर जीसी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। बट ये बेस सीक्वेंस पे भी डिपेंड करता है। आप इसे इस पर्टिकुलर जो है एग्जांपल से रिलेट करके देखो। यहां मैं दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को शो कर रहा हूं, इन दोनों में नंबर ऑफ बेस पेयर सेम है। यहां भी 8 बेस पेयर्स है और यहां भी 8 बेस पेयर्स है। आउट ऑफ द 8 बेस पेयर्स एडेनिन थाइमिन के यहां 4 बेस पेयर्स और ग्वानिन और साइटोसिन के 4 बेस पेयर्स। सेकेंड केस में भी एडेनिन थाइमिन के 4 बेस पेयर्स हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के 4 बेस पेयर। तो अगर मैं बेस कंपोजिशन की बात करूं तो दोनों का बेस कंपोजिशन सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि आप बेस कंपोजिशन यहां 4 एडेनिन थाइमिन और 4 ग्वानिन साइटोसिन शो कर रहे हो, यहां भी 4 एडेनिन थाइमिन और 4 ग्वानिन और साइटोसिन शो कर रहे हो। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है। बट अगर मैं बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो इस केस में बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू, इस केस में बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के वैल्यू डिफर कर रहा है, क्योंकि आप यहां जीसी बेस पेयर्स को आप एक साथ शो कर रहे हो और यहां जीसी बेस पेयर्स एक साथ नहीं प्रेजेंट। तो जैसा कि प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने मेंशन किया था, अगर ये एक साथ है तो इस कंडीशन में स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा, और अगर ये एक साथ नहीं है तो यहां स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू जो है कंपैरेटिवली जो है लेस होगा। तो यहां स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू ज्यादा है और यहां स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू कम है। जबकि आप अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का वैल्यू जो है सेम है, बट उनके बावजूद भी इनकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा है और इनकी स्टेबिलिटी कम है। अगर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका टीएम वैल्यू भी हायर होगा और इसका टीएम वैल्यू कम होगा। तो यहां बेस कंपोजिशन तो सेम है, बट उनके बावजूद भी अगर स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू अगर डिफर कर रहा है तो ये शो कर रहा है कि स्टैकिंग इंटरेक्शन बेस सीक्वेंस डिपेंडेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और किसी डीएनए मॉलिक्यूल में अगर जीसी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में स्टैकिंग इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होगा। बट मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? तो स्टैकिंग इंटरेक्शन। अब अगर मान लो कि मैं दो डीएनए मॉलिक्यूल को शो कर रहा हूं, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड है, एक को मैं 1 और दूसरे को 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
दोनों में 100 बेस पेयर्स है, दोनों में 50% जीसी है, तो दोनों में बेस कंपोजिशन सेम है, क्योंकि 50% जीसी यहां भी है, 50% जीसी यहां भी, यहां भी 100 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, यहां भी 100 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। बट इन दोनों की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सेम हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 50% जीसी यहां प्रेजेंट है, 50% यहां प्रेजेंट है, तो कंपोजिशन सेम है, बट हो सकता है बेस सीक्वेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर बेस सीक्वेंस डिफरेंट होगा तो स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू भी डिफरेंट होगा, और स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू अगर डिफरेंट होगा तो इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। अपार्ट फ्रॉम द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, एक और इंटरेक्शन है जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को जो है इंक्रीज करता है या डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म को स्टेबलाइज करता है, वो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन और कैटायंस के बीच का इंटरेक्शन। देखो, अगर मैं ये दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को शो कर रहा हूँ, और दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, तो इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन में फॉस्फेट प्रेजेंट है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन है तो फॉस्फेट प्रेजेंट है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म मेंटेन नहीं रहेगा। बट अगर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म को अगर मेंटेन करना है तो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि शुगर फॉस्फेट बैकबोन में अगर नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन के कारण डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म को डिस्टेबलाइज करेगा। अब इस नेगेटिव चार्ज के साथ अगर कैटायंस अगर बाइंड करता है तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो फिर उस कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी इनहांस होगी। तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन हियर द इंटरेक्शंस ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड कैटायंस, क्योंकि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन मैं यहाँ शो कर रहा हूँ डीएनए मॉलिक्यूल में, इन पर नेट नेगेटिव चार्ज है, जब इनके साथ कैटायंस की बाइंडिंग होती है तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर ये जो दो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इनमें रिपल्सन नहीं होता है, और ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म जो है मेंटेन रहता है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करो तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको मोर स्टेबल आपको मिलता है थर्मोडायनेमिकली। आप इसको इस मैनर में चेक करो, जैसे मैं यहाँ 100 बेस पेयर्स डीएनए मॉलिक्यूल में शो कर रहा हूँ, यहाँ भी 100 बेस पेयर्स डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सपोज करो कि ये 100 बेस पेयर सिर्फ ग्वानिन एंड साइटोसिन है, और यहाँ भी 100 बेस पेयर के तौर पे सिर्फ ग्वानिन और साइटोसिन। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बेस पेयर भी सेम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बेस कंपोजिशन भी सेम कंसीडर कर रहा हूँ, और बेस सीक्वेंस भी सेम, क्योंकि सारे के सारे जो है ग्वानिन और साइटोसिन से बना है, और मैं इसे इक्वल इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लेस किया, और इन दोनों केसेज में मैं टीएम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर जिसमें 50% मेल्ट हो जाए। डीएनए के केस में अगर मुझे ये वैल्यू 52 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, तो आरएनए के केस में ये वैल्यू हमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। तो ये वैल्यू शो कर रहा है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डबल स्टैंडर्ड आरएनए की ज़्यादा होगी, जबकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कम होगी। हालांकि जो फिजिकल बेसिस है, ये फिजिकल बेसिस आज भी पूरी तरह से नोन नहीं है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आरएनए की ज़्यादा होने का रीजन क्या है। बट जब आप फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को प्लेस करते हो, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिस कन्फर्मेशंस को प्रीडोमिनेंटली ऑप्ट करता है उसे आप बी कन्फर्मेशन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बी कन्फर्मेशन को भी ऑप्ट कर सकता है, ए कन्फर्मेशन को भी ऑप्ट कर सकता है, सी को भी ऑप्ट कर सकता है, जेड को भी ऑप्ट कर सकता है। बट फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जिस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन को प्रीडोमिनेंटली ऑप्ट करता है दैट इज द बी कन्फर्मेशन, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन के तौर पे मेंटेन रहता है। बट अगर मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के प्लेस पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए को अगर कंसीडर करूं, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये जो स्टेबल कन्फर्मेशन ऑप्ट करता है प्रीडोमिनेंटली दैट इज द ए कन्फर्मेशन।
तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर प्रीडोमिनेंटली बी कंफर्मेशन को ऑप्ट करता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रीडोमिनेंटली ए कंफर्मेशन को ऑप्ट करता है। और ऐसा माना जाता है कि ए कंफर्मेशन के केस में ओवरऑल स्टैकिंग इंटेक्शन का वैल्यू हायर होता है एज कंपेयर टू द बी। देखो मैं यहां ए कंफर्मेशन और बी कंफर्मेशन शो कर रहा हूं डीएनए और आरएनए के केस में, जिनमें सिर्फ ग्वानिन और साइटोसिन एज ए बेस पेयर के तौर पे प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि यहां बेस का जो कंपोजिशन है वो डिफर कर रहा है या सीक्वेंस में कोई डिफरेंसेस है, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और उन डिफरेंसेस नहीं होने के बावजूद भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रीडोमिनेंटली बी कंफर्मेशन और डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रीडोमिनेंटली ए कंफर्मेशन को ऑप्ट कर रहा है इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और उस कंडीशन में अगर आप इन दोनों के टीएम वैल्यू को अगर कंपेयर करो तो टीएम वैल्यू में आपको फर्क मिल रहा है। और ये डिफरेंसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो स्टैकिंग इंटेक्शन के आधार पर कि ए कंफर्मेशन के केस में स्टैकिंग इंटेक्शन का वैल्यू हाई होता है और बी कंफर्मेशन के केस में स्टैकिंग इंटेक्शन का वैल्यू लेस होता है। हालांकि एग्जैक्ट फिजिकल रीजन आज भी क्लियर नहीं है, बट आप स्टैकिंग इंटेक्शंस के वैल्यूज में डिफरेंसेस को जो है आप कंसीडर कर सकते हो फॉर द डिफरेंसेज इन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। This question is related to the thermodynamic stability of the double-stranded helical form. Which one of the following interaction play a major role in stabilizing the bDNA? देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस पर्टिकुलर नेचर के क्वेश्चन का आंसर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड को सेलेक्ट करते हैं, बट यहाँ मेजर रोल मेंशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड माइनर रोल प्ले करता है। और हाइड्रोफोबिक इंटेक्शन और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटेक्शन दोनों मिलकर के डिस्क्राइब करता है स्टैकिंग इंटेक्शन को। और स्टैकिंग इंटेक्शन में भी सबसे ज्यादा रोल आप हाइड्रोफोबिक इंटेक्शन का शो करते हो। और क्यों हाइड्रोफोबिक और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटेक्शन ये दोनों मिलकर के स्टैकिंग इंटेक्शन डेवलप करता है, इसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये दो स्ट्रैंड्स को शो कर रहा हूं, ये नाइट्रोजनस बेस है जिसका नेचर नॉन पोलर होता है, तो ये वाटर को अवॉइड करता है। अगर यहाँ अगर वाटर प्रेजेंट है तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये वाटर को अवॉइड करेगा, वाटर से दूर रहने की कोशिश करेगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक फोर्स। और चूंकि नाइट्रोजनस बेसिस का नेचर प्लैनर होता है और प्लैनर होने के कारण इन दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इतना कम होता है कि इस कंडीशन में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो है डेवलप होता है। तो नॉन पोलर नेचर होने के कारण हाइड्रोफोबिक फोर्स और प्लैनर नेचर होने के कारण यहां वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है डेवलप हो रहा है। तो इसलिए बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के केस में आप हाइड्रोफोबिक फोर्स और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आप दोनों को कंसीडर करते हो। बट मेजर रोल कौन प्ले करता है? तो हाइड्रोफोबिक फोर्स। द बेस सीक्वेंस ऑफ 3 deoxyoligonucleotide PQR that adopt the double helical bDNA conformation are given below. आपको इनमें से थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल डीऑक्सीओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को चूज करना है। देखो यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को शो किया है, बट bDNA डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ मान कर चलना कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में ये पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस का नेचर G G A C T C T G A and T। अगर आप नंबर ऑफ बेस पेयर को अगर कंपेयर करो तो समूह में नंबर ऑफ बेस पेयर सेम है। सेकेंड, अगर एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के नंबर को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ 2 एडेनिन एंड थाइमिन है और 3 ग्वानिन और साइटोसिन। यहाँ भी 2 एडेनिन और थाइमिन है और 3 ग्वानिन और साइटोसिन। और यहाँ 3 एडेनिन और थाइमिन है और 2 ग्वानिन और साइटोसिन। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगी, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी अगर चेक करो तो सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप आर के केस में शो करते हो, तो आर की स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगी। लेकिन अगर आप पी और क्यू को कंपेयर करो और सपोज अगर आप स्टैकिंग इंटरेक्शंस को नहीं कंसीडर कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड ही मेजर रोल प्ले करता है, तो मुझे बताओ कि पी एंड क्यू के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर में तो कोई फर्क नहीं है,
तब तो स्टेबिलिटी तो दोनों की सेम होनी चाहिए, बट P और Q की स्टेबिलिटी सेम है नहीं। और वो इसलिए सेम नहीं क्योंकि यहाँ 3GC एक साथ और यहाँ 2GC के बीच एक TA प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ भी स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू आपको मिल रहा है, यहाँ भी स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू मिल रहा है, बट इस कंडीशन में स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में P को मोस्ट स्टेबल जो है कंसीडर करोगे। P इज द मोस्ट स्टेबल वन।